नेक्स्ट जो आया, ये आया माय डियर रेडिएशन। रेडिएशन थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब देखो कन्वेक्शन का एक छोटा सा फार्मूला था, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन में एक फार्मूला आएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा, बाकी आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर से इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी जो थ्योरी पोर्शन है केवल उनको कवर कर रहा है। रेडिएशन क्या है, देखो ये सन है, सन और ये अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। सन से अर्थ की तरफ एनर्जी आ रही है, सन से अर्थ की, ये हमारा सन है, ठीक है। सन से अर्थ की तरफ एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये फोटॉन, ये हमारे एनर्जी कैरियर होते हैं, जो फोटॉन होते हैं एनर्जी कैरियर होते हैं, ये एनर्जी लेके सन से लेके आते हैं अर्थ की तरफ पे। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इसको कहलाएगा रेडिएशन। ये कहलाएगा रेडिएशन, ये कहलाएगा रेडिएशन, ठीक है। तो अगर कहीं पर एनर्जी का एमिशन हो रहा है, एनर्जी का एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। रेडिएशन हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है, रेडिएशन हमारा एक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। आप कहोगे सर ये वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना का क्या मीनिंग है। वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना का मीनिंग ये हुआ कि वो उसको क्रॉस करके जा रही हो। क्रॉस करके जाने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे 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 हमारा कन्वेक्शन देखा जाए, अगर लिक्विड में कन्वेक्शन हो रहा है तो लिक्विड में कन्वेक्शन पानी के अंदर से हो रहा है कि नहीं, पूरी बॉडी के अगर सरफेस पे हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी के सरफेस पे हो रहा है तो वो सरफेस फिनोमिना कहलाएगा। अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना कहलाएगा। तो रेडिएशन हमारा जैसे कोई लिक्विड है, अब जो वेव आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस पानी को क्रॉस करके अंदर घुस जाएगा, अंदर की तरफ निकलेगा। तो यानी कि ये कैसा फिनोमिना है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। और लेकिन सॉलिड, सॉलिड को हम लोग मोस्टली ओपेक मानते हैं। ओपेक, ओपेक का मीनिंग क्या है, ओपेक का मीनिंग क्या है, ओपेक बॉडी। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो सॉलिड मोस्टली ओपेक बॉडी होते हैं, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसके सरफेस से निकल जाता है। इस नाते मोस्टली हम लोग सॉलिड को किसके बोलते हैं कि सॉलिड के लिए रेडिएशन एक सरफेस फिनोमिना की तरह बिहेव करता है। सॉलिड के लिए रेडिएशन हमारा कैसा होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ऑल बॉडीज एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट थर्मल रेडिएशन, ठीक है, मीनिंग समझ पाए। कोई भी बॉडी होगा, कोई भी बॉडी होगा, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हुआ या -273.15 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ तो उसमें रेडिएशन, अगर ये टेम्परेचर नहीं है भाई, T 0 केल्विन से नीचे तो आ नहीं सकता, नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्केल है। ये ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है। टेम्परेचर स्केल जब मैंने पढ़ाया था तब वहां पे बताया था मैंने, ठीक है। ये -273.15, ओके। तो अगर K की वैल्यू 0 नहीं हुआ, यहां पे देखो, अगर मैं ये TS है ना, ये TS है, तो TS के जगह पे व्हाट इज TS, TS का मीनिंग है कि TS एक्चुअली, ये देखो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं, देखो ये Q बराबर है सिग्मा AS TS पे पावर 4। इसका मीनिंग व्हाट इज TS, TS इज द सरफेस टेम्परेचर, TS इज द सरफेस टेम्परेचर। अगर TS की वैल्यू 0 केल्विन हो गया तो बताओ ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो, ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तब, अगर T की वैल्यू 0 नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा ही रेडिएशन होगा। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे रेडिएशन होगा, हाँ। क्या 0 डिग्री केल्विन पे होगा, नहीं, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी होगा, किसी भी टेम्परेचर पे होगा तो उस पर रेडिएशन होगा, किसी भी टेम्परेचर पे होगा उसको रेडिएशन होगा। अच्छा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, रेडिएशन के नाते कितना हीट ट्रांसफर हुआ,
रेडिएशन के नाते हीट तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ? मैंने कहा रेडिएशन के नाते मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर हो सकता है वो था सिग्मा सरफेस टीएस पे पावर 4। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया किसके लिए? रेडिएशन के लिए। ठीक है, ये मेरा रेडिएशन के लिए हीट ट्रांसफर का फार्मूला हो गया। ठीक है, और टीएस की वैल्यू हमेशा किस में रहेगा? टीएस की वैल्यू हमेशा किस में रहेगा? टीएस की वैल्यू हमेशा रहेगा केल्विन में। टीएस की वैल्यू हमेशा किस में रहेगा? केल्विन में। इसकी वैल्यू हमेशा किस में रहेगा? इसकी वैल्यू किस में रहेगा? इसकी वैल्यू किस में रहेगा? इसकी वैल्यू किस में रहेगा? तो ये हम लोगों ने देख लिया था। इसकी वैल्यू रहेगा हमेशा केल्विन में, इसकी वैल्यू रहेगा मीटर स्क्वायर में, इसकी वैल्यू रहेगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। अब इसको देख लो, आप इसको रखोगे तो क्या आएगा आंसर? देखो, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, ये सिग्मा की जगह पे रख दिया। एरिया का क्या था मैंने बताया था? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर रख दो। ठीक है, और टीएस का केल्विन है, तो टीएस पे पावर 4 का क्या होगा? केल्विन पे पावर 4। अब कट कर दो, देखो कट करके देखो क्या क्या कट कर रहा है। केल्विन पे पावर 4, केल्विन पे पावर 4, मीटर स्क्वायर, आंसर क्या आया? वाट। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा वाट। इसका यूनिट होगा वाट। इसका यूनिट होगा वाट। क्लियर है ये फार्मूला? अच्छा, ये सब फार्मूले पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये फार्मूले पे सब क्वेश्चन करवाऊंगा। ये किसके लिए वैलिड है? ये ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है? ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, नहीं तो बेसिकली ये पूरा एक सब्जेक्ट, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में देखेंगे तो पूरा एक सब्जेक्ट होता है ना। रेडिएशन एक पूरा एक बड़ा सा चैप्टर ही है, मतलब फुल बहुत बड़ा है ये, लेकिन आपके लिए जरूरत नहीं है। जिस लेवल की आपको जरूरत है मैं उस लेवल का आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फाइन, तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होगा? नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होगा? कहोगे देखो, अगर सर अगर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इस बॉडी 1 से 2 की तरफ रेडिएशन हो रहा है, एक तरफ से 2 तरफ से रेडिएशन हो रहा है, तो कहूंगा सर ऐसा है, इसको मैं लिख देता हूं Q12, 1 से 2 की तरफ हो रहा है ना, Q12। ठीक है, ये रेडिएशन। अच्छा, तो जब ये बॉडी T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है, ये बॉडी T2 पे टेम्परेचर पे, तो बताओ Q12 कितना होगा? कहोगे सर देखो, आपने अभी जो फार्मूला बताया था, सिग्मा एक कांस्टेंट है, मैं मान ले रहा हूं दोनों का एरिया बराबर है, तो सिग्मा ए और T1 पे पावर 4, ये हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी वाली बॉडी से इस तरफ कितना हीट आएगा? कहोगे सर दूसरी वाली बॉडी से इस तरफ जो हीट आएगा उसे मैं Q21 बोलूंगा। क्या आप ये वैल्यू बता सकते हो? हाँ, ये वैल्यू भी बता सकता हूं सर, Q21 की वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर देखो, सिग्मा तो वही रहा, एरिया भी सेम है, ये T2 पे पावर 4 होगा, ये T2 पे पावर 4 होगा। अब मैं कहता हूं कि आप मुझे नेट बता दो, कहोगे सर ये नेट क्या कहना चाह रहे हो? नेट कहने का क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा, अगर एक ने इस पे 100 किलो जूल की एनर्जी दिया और 2 ने इस पे 50 किलो जूल की एनर्जी दिया, तो एक्चुअल में कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? नेट ट्रांसफर कितना हुआ? इसके लिए अगर बोलूं नेट ट्रांसफर, तो इसने 100 दिया 50 पाया, तो 100 माइनस 50, इसके बीच में कितना नेट हीट ट्रांसफर हुआ? कितना नेट ट्रांसफर हुआ? इसने 100 दिया 50 पाया, 100 दिया 50 पाया, तो 100 माइनस 50। अब मुझे बताइए हीट ट्रांसफर 1 से 2, नेट हीट ट्रांसफर देखो 1 से 2 के ड्यूरेशन में 100 किलोवाट का एनर्जी इसने दिया था, 50 किलोवाट का एनर्जी पाया था, 100 माइनस 50, तो क्या मैं इसको Q12 माइनस Q21 नहीं लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं इसको Q12 माइनस Q21 नहीं लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको अगर, तो इसमें से इसको घटा दोगे, सिग्मा ए कॉमन है, बाहर लिख लो, बाहर आया सिग्मा ए T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4, T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना आया? नेट हीट ट्रांसफर आया
Q12 नेट हीट ट्रांसफर, नेट की बात मैं कर रहा हूं, सिग्मा A T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4, T1 पे पावर 4 माइनस T2 पे पावर 4, यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया वाट, यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया वाट, ठीक है, यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया वाट, ठीक है। और T किस में होना चाहिए, T किस में होना चाहिए, T होना चाहिए हमेशा, हमेशा T किस में होना चाहिए, हमेशा T होना चाहिए केल्विन में, हमेशा T किस में होना चाहिए, केल्विन में। क्या डिग्री सेल्सियस में लिख दोगे, लिख सकते हो, नहीं, नहीं, कभी भी रेडिएशन में, कंडक्शन कन्वेक्शन में ले सकते हो, कंडक्शन कन्वेक्शन में ले सकते हो, रेडिएशन में डिग्री सेल्सियस में कभी भी गलती भी मत करना कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिख लो। अगर वैल्यू दिया है तो ठीक है, अगर वैल्यू दिया है तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सिग्मा की वैल्यू क्या लोगे, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सिग्मा की वैल्यू क्या लोगे, 5.67 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। और एरिया का यूनिट क्या लोगे, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या लोगे, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या लोगे, मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन के बारे में आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा, जितना मैंने उधर लिखवाया है वो सब चीजें आप लिखेंगे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन हम लोग देख लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। चूंकि ये वेव के फॉर्म में निकल रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो किसने, लाइट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के लाइट यानी कि 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, यानी कि इसका स्पीड, हीट ट्रांसफर का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। क्या इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन, अगर मैं बोलूं कि फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सबसे तेजी से हीट को ट्रांसफर करेगा, कंडक्शन कन्वेक्शन की रेडिएशन, 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 रेडिएशन। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, तो इस नाते ये दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट कंडक्शन, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, नॉट कंडक्शन। दूसरा, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज फास्टेस्ट, किसमें, एमंग ऑल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, मतलब क्यू रेडिएशन दिस इज फास्टेस्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू क्यू कंडक्शन एंड क्यू कन्वेक्शन। क्यू कन्वेक्शन और कंडक्शन के कंपैरिजन में दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, थर्ड क्या है, थर्मल रेडिएशन ट्रेवल्स अलोंग वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। कौन, थर्मल रेडिएशन, मतलब रेडिएशन हीट ट्रांसफर वैक्यूम में हो सकता है। क्या इसको मीडियम की जरूरत है, नो, मीडियम की जरूरत है, नो। क्या कंडक्शन को मीडियम की जरूरत है, क्या कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम की जरूरत है, यस, कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इस नाते मैंने वाटर, जैसे कंडक्शन पढ़ा है मैंने, तो कंडक्शन में मैंने सॉलिड के लिए अलग बताया, लिक्विड के लिए, गैस के लिए अलग बताया। कन्वेक्शन में भी मैंने आपको एक फ्लूइड का लेके एग्जांपल बताया, यहां पे मैंने किसी फ्लूइड का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिए मीडियम की जरूरत है ही नहीं, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है। ओके, इसका मतलब एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का कम हो जाना, इंटेंसिटी का कम हो जाना। तो कोई वैक्यूम में कोई इंटेंसिटी कम होगी क्या, नहीं भाई, वैक्यूम में चल सकता है, तो चल सकता है तो उसमें एटीन्यूएट नहीं होगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, ठीक है। Unlike conduction and convection, the transfer of heat by radiation does not require presence of any intervening medium, कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है माय डियर। ओके, When thermal radiation falls on the body, जब किसी भी बॉडी पे थर्मल रेडिएशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो किसी में भी होगा, कंडक्शन में भी होगा, कन्वेक्शन में भी होगा, रेडिएशन में भी होगा। और ये मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है डार्क सरफेसेस से और रिफ्लेक्ट किया जाता है
लाइट स्मूथ सर्फेसेस से। जैसे आप लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं गर्मियों में, क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो रेडिएशन को एमिट करता है। मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा जल्दी से जल्दी उसको एमिट कर देगा, तो आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। ब्लैक कलर का आपने अगर शर्ट पहन लिया तो वो जो एनर्जी आएगा उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा और उसी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, हीट एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उसका टेम्परेचर हमारा क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। इस नाते ये हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है डार्क सर्फेसेस से और रिफ्लेक्ट किया जाता है लाइट स्मूथ सर्फेसेस से। अब देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है माय डियर। इस एग्जांपल को समझने के लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन सब हो रहा है, लेकिन इसको आप यहां नहीं ऐसे समझ पाएंगे। आप पहले इस चीज को समझिए, ओके। ऐसा करते हैं, तीनों फार्मूला एक साथ लिखते हैं, तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो, क्यू कंडक्शन कहोगे, देखो सर क्यू कंडक्शन का जो फार्मूला आपने बताया, आपने अभी नहीं बताया है, ठीक है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं सीधे, -KA dt/dx, ठीक है, या -KA T1 - T2/L। ये कहां से आया? अभी आप मत परेशान हो ना, अभी पूछो, आगे मैं इस चीज को डिराइव करवाऊंगा। डिराइव नहीं करवा सकता, ऑब्वियस सी बात है, ये डिराइव करवाया ही नहीं जा सकता, ये रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो मैं डिराइव थोड़ा नहीं करवा पाऊंगा, तो डिराइव नहीं करवाऊंगा, लेकिन आगे मैं इस चीज को कैसे आया ये बताऊंगा। और दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के लिए जो आया था इक्वेशन HA TW - T∞ या T सरफेस - T∞। रेडिएशन के लिए क्या आया था? रेडिएशन के लिए आया था Q रेडिएशन, रेडिएशन के लिए क्या आया था? सिग्मा A T1 पे पावर 4 - T2 पे पावर 4। अब आप बताओ, अगर एकदम बच्चा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ये चीज क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे कि रियल में ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सा इन्वॉल्व है, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, ठीक है, तो कहोगे सर देखो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हुआ तो ये वैल्यू तो थोड़ी मोड़ी लार्ज होगी, ये तो स्मॉल होगी, ये स्मॉल होगी, लेकिन इसकी वैल्यू आपने बताया था 5.67 गुणे 10 पे पावर -8। अभी 10 पे पावर -8 से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू कितना भी ज्यादा हो, अगर इसका वैल्यू मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है, इस केस में डेल्टा टी की वैल्यू तो होगी कुछ, लेकिन T1 - T2 पे पावर 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। देखो, इस केस में T1 - T2 की वैल्यू तो नेग्लिजिबल नहीं होगी, लेकिन सिग्मा इंटू T1 पे पावर 4 - T2 पे पावर 4 ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 10 पे पावर -8 है। तो ये बताओ, जब ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है, ये नेग्लिजिबल नहीं है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों होंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम भी रहा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम रहा तो ये भी T1 - T2 है, ये भी T1 - T2 है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन होंगे। यानी जहां पे कम टेम्परेचर डिफरेंस में हीट ट्रांसफर होगा, जहां पे कम टेम्परेचर डिफरेंस में हीट ट्रांसफर होगा, वहां पे कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों होंगे। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के बीच हीट ट्रांसफर हुआ, ज्यादा टेम्परेचर के बीच हीट ट्रांसफर हुआ, तो ये तो वैल्यू ज्यादा होगी, नो डाउट। ओके, मूव टू द सेकंड, लार्ज टेम्परेचर। इफ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, लार्ज डेल्टा टी, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस अगर हुआ तो देखो T1 - T2 है, लेकिन यहां पे क्या है, T1 पे पावर 4 - T2 पे पावर, ये फोर्थ पावर है। समझ पाए? अरे यार देखो, सपोज करो कि 100 से 0 के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो 100 - 0 आया, T1 - T2 की वैल्यू कितना है? 100 - 0। कंडक्शन और कन्वेक्शन में 100 - 0 100 लिखोगे, लेकिन यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे 100 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में लिखना है, तो 373 हो गया, 273 प्लस 100, 373 पे पावर 4 माइनस T2 0, तो 273 पे पावर 4। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 100 से बहुत ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी,
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बहुत ज्यादा आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ऐसा नहीं कि कन्वेक्शन नहीं होगा, वहां पे रेडिएशन नहीं होगा, कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा, रेडिएशन। अगर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो वहां पर रेडिएशन मोस्टली होगा। मोस्ट इफेक्टिव हीट ट्रांसफर रेडिएशन के नाते होगा, बाकी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, रेडिएशन। एक बोला जाएगा, पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, रेडिएशन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन हो सकते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन हो सकते हैं। अब बात है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों होगा, डिपेंड करेगा, वेलोसिटी है तो कन्वेक्शन होगा, वेलोसिटी नहीं है तो कंडक्शन होगा। इतना समझ पाए। अब देखो, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। बताइए, फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, फ्लेम का टेम्परेचर यार बहुत ज्यादा हो सकता है फ्लेम का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस हो। मैं 1200-1500 डिग्री सेल्सियस तो मान ही सकता हूं, फ्लेम का टेम्परेचर 1200 मान ले रहा हूं, 1500 डिग्री सेल्सियस मान ले रहा हूं। अब 1500 डिग्री सेल्सियस बाहर का फ्लेम का टेम्परेचर है, जो आग जल रहा है। अब बताओ एयर का टेम्परेचर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर क्या होगा। अगर आप ठंडी में बना रहे होगे तो कहोगे सर देखो बहुत होगा बाहर का टेम्परेचर, तो बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब बताओ 1505, ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, 1500 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस में हीट का ट्रांसफर होना है, तो क्या लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। और लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, जब लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो मैंने कहा था जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेडिएशन होगा, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो रेडिएशन होगा। तो इसके बीच का, किसके बीच, फ्लेम और एयर के बीच, फ्लेम और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच कैसा हीट ट्रांसफर हुआ, रेडिएशन। फ्लेम और पॉट के बीच, पॉट का भी टेम्परेचर कम होगा, फ्लेम के टेम्परेचर कंपैरिजन से पॉट का टेम्परेचर कम होगा, तो इनमें रेडिएशन होगा। इसमें भी क्या होगा, रेडिएशन होगा, इसमें भी क्या होगा, रेडिएशन होगा। अब देखो समझ पाए, फायर से एयर के बीच में रेडिएशन, कन्वेक्शन नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कन्वेक्शन भी होगा लेकिन मोस्टली किसके नाते होगा, रेडिएशन के नाते। इसके और इसके बीच में क्या होगा, इसके और इसके बीच में क्या होगा, इसके और इसके बीच में रेडिएशन होगा। अब देखो मेटल के अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर यहां देखो जैसे ये थंब है, तो इस मेटल के अंदर क्या होगा, कहोगे सर कंडक्शन होगा। मेटल के अंदर सॉलिड है, कंडक्शन होगा, मूवमेंट नहीं होगा। पानी के पहले लेयर में क्या होगा, पानी के पहले लेयर में क्या होगा, कंडक्शन, क्योंकि फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है। लेकिन पानी के अंदर, पानी बबल करेगा, बॉइल करेगा तो ऊपर नीचे पानी आने लगेगा, तो इस पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर होगा कन्वेक्शन। पानी के अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन माय डियर, पानी के अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन माय डियर। ठीक है, देखो फायर से एयर में रेडिएशन, फायर से पॉट में रेडिएशन, पानी के अंदर कन्वेक्शन, पहले लेयर में चूंकि पहला लेयर रुका हुआ होगा तो कंडक्शन, पूरी स्टील बॉडी में जो मेटल वाले मेटेलिक बॉडी में क्या होगा, कंडक्शन, मेटेलिक बॉडी में क्या होगा, कंडक्शन। ओके, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बाकी आगे मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाता रहूंगा। चलिए, अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक वो है, फायर है, ठीक है, सपोज करिए यहां पे आग जल रहा है, हियर यहां पे आग जल रहा है, ठीक है, ये हमारा फायर है, ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा आदमी है, मतलब यहां पे आप लोग बैठे हुए हैं, यहां पे सोचिए आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप आग सेक रहे हैं, ठीक है। अब बताओ आपके इस फायर और आप में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो कहोगे सर देखो रेडिएशन होगा, क्या होगा, रेडिएशन होगा। फायर और एयर में क्या होगा सर, रेडिएशन होगा, ठीक है। आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर क्या होगा सर, कंडक्शन होगा, बॉडी के अंदर कंडक्शन होगा। अच्छा, अब बॉडी का टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेयर में एयर है, आपके बॉडी और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच क्या रेडिएशन होगा, नहीं। आपके बॉडी का टेम्परेचर और रूम का मतलब एयर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, वहां पे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। बॉडी से एयर में कन्वेक्शन, बॉडी के अंदर कंडक्शन,
फायर से बॉडी में रेडिएशन, फायर से एयर में रेडिएशन, फायर से एयर में रेडिएशन। क्यों? यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कम तो कन्वेक्शन, यहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रेडिएशन, यहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रेडिएशन। ठीक है, ओके। हियर लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, बस एक मोर एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक दीवार है, ऐसे एक वॉल है, ये दीवार है, ठीक है, और यहां पर आपका सन है, ये सन है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से समझिए, और इधर ही आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये रूम है, ठीक है। आप एकदम अच्छे से समझिए, देखिए रूम है। अब बताइए ये सन है, सन से इस तरफ रेडिएशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, रेडिएशन होगा। इस वॉल के अंदर क्या होगा? कहोगे सर कंडक्शन होगा, वॉल के अंदर होगा कंडक्शन, ठीक है। वॉल के पहले लेयर पे क्या होगा? वॉल के पहले लेयर पे क्या होगा? कहोगे सर इस पे फ्लूइड रुका होगा और इस नाते इस वाले लेयर पर भी कंडक्शन होगा। वेरी गुड, कंडक्शन होगा। अब इस तरफ, अब ये आदमी यहां पे बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, आदमी के बॉडी से एयर में कितना क्या होगा? आदमी के बॉडी से एयर में क्या होगा? कहोगे सर कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि आदमी के बॉडी में और रूम के टेम्परेचर में कम डिफरेंस होगा, तो ये बेसिकली कन्वेक्शन होगा। बहुत अच्छा, इतना तो समझ में आ गया होगा। आप बताओ सर, ये चीज कंफ्यूजन है कि इस दीवार से एयर के बीच क्या होगा? सन से एयर के बीच क्या होगा? सन से एयर के बीच क्या होगा? रेडिएशन होगा। सन से एयर के बीच क्या होगा? रेडिएशन होगा। लेकिन वॉल से, इस दीवार से, इस वॉल से एयर के बीच क्या होगा? आप मुझे बताओ भाई। वॉल का टेम्परेचर कम होगा, एयर के टेम्परेचर और वॉल के टेम्परेचर में कम डिफरेंस है, सन के टेम्परेचर और एयर के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस है, तो इस नाते रेडिएशन, और वॉल और एयर में कम टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इस नाते माय डियर कन्वेक्शन, इस नाते माय डियर कन्वेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट कैसे हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग समझ सके। कहां कन्वेक्शन होगा, कहां रेडिएशन होगा, कहां पे कंडक्शन होगा। ठीक है, सॉलिड बॉडी में मोस्टली कंडक्शन होगा। ओके, ठीक है, और आगे हम लोग इसको एग्जांपल लेके समझेंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके।